बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फोयास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 की। साइंस में चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ये चैप्टर है, काफ़ी बच्चों को ये हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ, शॉर्ट एंड ईजी वे में। ठीक है, तो आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। है ना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से जो आप टेंथ में जाओगे ना, तो टेंथ में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक है ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो अगर आप अभी से इसको समझ लोगे तो आपके लिए टेंथ में इसको पढ़ना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के चैप्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम कौन से इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है, यहाँ से अपना मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। परमाणु क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अणु की। अणु किसे कहते हैं, अणु क्या होता है। और भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना रासायनिक सूत्र लिखना। 10th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इसी पर बेस है, तो इसको आपको अभी समझ लेना है। अगर आप अभी समझ जाओगे, अभी इसको अच्छे से समझ लोगे ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो इसको अच्छे से समझना इस वाले टॉपिक को। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक रहेगा आणविक द्रव्यमान एवं मॉल संकल्पना। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये था अपना चैप्टर जो अपने को टॉपिक्स कवर करने वो है ये। ठीक है, चलो चलते हैं अपन। सबसे पहले चलेंगे परमाणु का इतिहास। अब आप सोच रहे होगे कि हम पढ़ तो साइंस है, लेकिन मैम ये इतिहास क्यों पढ़ा रही है। एक मिनट में स्लाइड को सेट कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, तो परमाणु का इतिहास, भाई इतिहास इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए जो भी चीज़ है ना, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है अपने, तो वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो चीज़ आई है ना, कैसे आई है वो। ठीक है, तो इसे हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम देख लेते हैं कि परमाणु का क्या इतिहास है। तो ये साइंटिस्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है, इन महोदय का नाम है कणवाद, है ना, सॉरी कणाद, महर्षि कणाद नाम है इनका। ये इंडियन फिलोसफर है, तो ये इस नाम पर ध्यान मत देना, ये नाम है इनका महर्षि कणाद, है ना। ये इंडियन फिलोसफर है ये। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं, इंडिया की फिलोसफर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि महर्षि कणाद ने कहा था कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, अणुओं से, है ना। अणुओं का निर्माण किससे हुआ है, पदार्थ से हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बने हैं। और अणु अविभाज्य हैं। अणु कैसे अविभाज्य, अविभाज्य मतलब कि आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ है, मान लो ये मैंने यहाँ पर ये मान लो कोई पेंसिल है ना, इसको मैंने कट किया, आधा कर दिया, उसमें से भी आधा कर दिया, फिर उसमें से भी आधा कर दिया, तो आधा करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसको अपन क्या करेंगे, उसको हम दोबारा उसको विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, है ना। लेकिन परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहले तो मैं देख लेते हैं कि इंडियन फिलोसफर ने क्या कहा था, बाकी जो आगे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या क्या कहा था, है ना, सबकी बात हम पढ़ेंगे। पहले देखेंगे महर्षि कणाद ने तो क्या कह दिया था कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु अविभाज्य होते हैं, मतलब कि उसे अपन विभाजित नहीं कर सकते। फिर बात आती है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, है ना। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये ग्रीक के विचारक थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें ऑटोमोस कहते हैं। और इसलिए परमाणु का नाम, जो परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है वो कहा जाता है एटॉम, है ना। एटॉम क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाम यहीं से आता है, एटोमोस से। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। और इन्होंने भी क्या कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटोमोस कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब परमाणु का जो नाम है वो किसने दिया है, डाल्टन महोदय ने दिया है। ठीक है, तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जैसे घर है,
है ना। घर ईंटों से घर किससे मिलकर बना होता है अपना, रूम्स होते हैं, किचन होती है ना, हॉल सब कुछ होता है। वो जो किचन रूम्स वगैरह होते हैं वो किससे बने होती है, दीवारों से बने होते हैं। दीवारें किससे बनी होती है, सीमेंट, बजरी, ईंट पत्थरों से बनी होती है। और ईंट पत्थर किससे बने होते हैं, तो ऐसे बहुत छोटी बहुत स्टेज आती है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, तो वही परमाणु अपना कहलाती है। ठीक है, तो ये परमाणु नाम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। और क्या कहा था इन्होंने कि परमाणु अविनाशी और अविभाज्य होते हैं, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। देखो तीनों ने सेम ही कहा था कि ये अविभाज्य कण होते हैं, मतलब कि इनको विभाजित नहीं कर सकते, है ना। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। यदि कोई एक तत्व तो उसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे। और विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो परमाणु होते हैं ना, अलग अलग तत्व होते हैं, है ना, उनके परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा था, यौगिक स्थिर अनुपात में परमाणु से बनते जो यौगिक होते हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, परमाणु के इतिहास के बारे में। चलिए आगे चलते हैं अपन, अब यहाँ से बात करते हैं अपन परमाणु के बारे में, है। परमाणु क्या होता है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये स्लाइड लगी हुई है, ये एटॉम है ना, ये स्ट्रक्चर है एटॉम की। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कुछ भी नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना, कुछ भी इस पर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले अपन किसकी, परमाणु की। तो परमाणु पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। इसे न तो हम आंखों से देखा जा सकता और न ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता। ना तो अपन इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही अपन इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर बात करते हैं अपन किसकी, अणु की। अणु किसे बोलते हैं, दो से अधिक परमाणु के संयोजन से, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना, है ना, एक दूसरे का मिलना के संयोजन से बनने वाला कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया यहाँ पर कि जो दो परमाणु होते हैं ना, उनसे मिलकर क्या बनता है, एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बता दिया, यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो ये बात थी परमाणु की और अणु की। परमाणु क्या होता है, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, है ना, और दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था परमाणु और अणु के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ से अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, है ना, यह है अपना रासायनिक संयोजन के नियम। तो जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो 2 नियम है। कौन कौन से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है एक तो, और एक स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, 2 नियम है किसके, ये रासायनिक संयोजन के दोनों नियम है। अब ये नियम किसने दिए थे, ये लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। ये देख रहे हो आपको, तो ये कौन है, जोसेफ एल प्राउस्ट है ना। लवाजिए की पिक्चर मुझे मिली नहीं थी तो मैंने आप यही इनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो लवाजी एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। वो 2 नियम कौन कौन से हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं, इनको हम डिटेल में कवर करते हैं। ये हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान का मतलब किसने कहा था, वेट से, है ना। तो इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विदाउट वेट की हो, मतलब कि कुछ भी चीज़ हो, कितनी भी हल्की से हल्की, लाइट से लाइट हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भार तो, कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है, उसका कुछ द्रव्यमान तो होता ही है ना। तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, ना तो पैदा कर सकते द्रव्यमान को, और ना ही नष्ट कर सकते, ना तो उसको पैदा कर सकते और ना ही उसको ख़त्म कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देखो, अभिकारक किसको बोलते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना अपन, तो जो चीज़ का जो एलिमेंट्स काम में आ रहे होते हैं, जो तत्व काम आते हैं, है ना, जो अभिकारक आते हैं, उनको बोलते क्या,
अभिकारक बोलते हैं, है ना। और जो प्रोडक्ट बनता है वो उत्पाद कहलाता है ना। फॉर एग्जांपल ये देखो आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो ये वाटर की रिएक्शन है, पानी की रिएक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 तो यहाँ पर है, 2 आगे लग गया, है ना। तो 2 दूनी 4 है ना, 2 2 से 4 हो गया, 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं एक मिनट इसको रफ कर देती हूँ, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे कि 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थे, है ना। तो 2 से 4, 4 इसके हो गए, तो 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो आगे जो 2 लग गए ना वो ऑक्सीजन के भी 2 हो चुके हैं, ठीक है। आगे समझ में, हमने कॉमन ले लिया, ऐसे 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 4 इसके हो गए और 2 इसके भी हो गए, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर पानी बनाते हैं तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि मैंने आपको बता दी है ना। ये इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर इसके 4 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के और इसके 2 मॉलिक्यूल थे, तो सेम ये जो काम आ रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, अभिकारक के रिएक्टेंट इसको कहा जाता है, और इन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गए और ये अपना प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या होता है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये था अपना किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है एक रासायनिक अभिक्रिया में, उत्पाद बनने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होता है एलिमेंट्स का, तत्वों का, ठीक है। तो ये था अपना पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए बात करते हैं अपन आगे किसकी, स्थिर अनुपात के नियम की, है ना। चलो हम बात करते हैं किसकी, स्थिर अनुपात के नियम की। पहला नियम तो कौन सा था, वो जो कि हमने कवर कर लिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्थिर अनुपात के नियम के बारे में। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, अर्थात जब 2 से अधिक तत्व किसी यौगिक को बनाने के लिए आपस में संयोजित होते हैं तो वे एक निश्चित अनुपात में ही अपने द्रव्यमान के अनुसार संयोजित होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। नहीं आया ना समझ में, चलो समझाते हैं आपको, है ना, एग्जाम्पल देकर। यहाँ एग्जाम्पल लेंगे हम किसका, वाटर का, पानी का एग्जाम्पल लेंगे। तो पानी के में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक तो 2 तो हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा। 1:8 कैसे होया, क्योंकि एक जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है एक तो, ठीक है। और 8 किसका है, 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1:8 का अनुपात बनाएंगे, है ना। इनका जो द्रव्यमान निकलेगा, पानी का जो द्रव्यमान निकलता है वो क्या निकलता है, 1:8 निकलता है ना। तो मतलब इसको रफ कर देते हैं अपन। तो जल में यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 9 ग्राम जल बनाता है। आया समझ में कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और 9 ग्राम जल बनाएगा। 1 ग्राम तो क्या था, इसमें हाइड्रोजन था, 8 ग्राम ऑक्सीजन था, और टोटल अगर जल का पूछता है तो जल कितने ग्राम का हो गया अपना, 9 ग्राम का हो चुका। यह अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे आप जल कहीं से भी ले, नदी से लो, समुद्र से लो या लैब से लो, है ना। लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो हमेशा, अनुपात जो है इनका वो हमेशा स्थिर ही रहेगा। तो बस यही तो ये कह रहा था कि जब 2 से अधिक तत्व किसी यौगिक को बनाने के लिए, है ना, 2 से अधिक तत्व कौन से हो गए, H2O, है ना। तो किसी कहाँ गए बनाने के लिए आपस में संयोजित होते हैं, तो H2 संयोजित हो गया, है ना। तो एक निश्चित अनुपात में ही अपने द्रव्यमान के अनुसार संयोजित होते हैं। तो अपने द्रव्यमान क्या निकला उनका, वाटर का 9 ग्राम निकला, ठीक है ना। दोनों अलग अलग थे, है ना, और दोनों का द्रव्यमान कितना निकला, 9 ग्राम निकला, ठीक है। चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, तो ये जल है ये आप कहीं से भी ले लो, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो सेम ही निकलेगा। तो ये इनका जो अनुपात है, सॉरी, है ना, इनका जो अनुपात, इनका रेशो वो 1:8 ही निकलेगा, चाहे से आप पानी कहीं से भी लो। आगे समझ में। तो ये था अपना किसका, स्थिर अनुपात के बारे में। चलो आगे चलते हैं अपन। अब बात करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये जो आपको महोदय नज़र आ रहे हैं यही है डाल्टन, ठीक है, साइंटिस्ट है ये। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने परमाणु के लिए क्या सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, है ना, जितने भी द्रव्य हैं वो चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, हमने पढ़ ही लिया है, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो जो एटम का नाम है, परमाणु नाम है, वो किसने दिया है, इन्होंने ही, डाल्टन ने ही दिया है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है इनका कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, अपने आसपास जितने भी द्रव्य पदार्थ, जितने जो भी पदार्थ है वो सब किसी मिले, परमाणुओं से मिलकर ही बने हैं, परमाणु से ही बने हैं, ठीक है।
परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, तो ये बहुत सूक्ष्मतम होते हैं और अविभाज्य होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये उसका विनाश नहीं करते हैं। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जितने भी तत्व अपने को दिए गए हैं सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान ही रहेगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर एक ही तत्व है तो समान रहेगा और अलग अलग के अलग अलग रहेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग यौगिक निर्मित करते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। हमने देखा था कि हाइड्रोजन का था वो 1 था, है ना, और ऑक्सीजन का रेशो था वो कितना था, 8 था। ठीक है ना, तो संयोग करके क्या बनाया इन्होंने क्या बनाया, 9 ग्राम जल बना दिए इन्होंने। ठीक है ना, तो यही था। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, है ना, तो परमाणु की संख्या होती है ना, और जो प्रकार होता है वो निश्चित ही होती है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इन्होंने कुछ चीज़ बताई थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। चलिए चलते हैं अपन आगे। अब हम बात करते हैं परमाणु के आकार की। भाई परमाणु कितना बड़ा होता है ना, ये देखते हैं अपन। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। आप कुछ भी चीज़ सोच लो, अगर आपने सोचा कि मैं अपने पेज पर जो कॉपी आपके पास है अगर उस पर पेन का टिक भी लगाते हो ना और आप सोचते हो कि परमाणु इतना बड़ा होगा, लेकिन वो उससे भी काफ़ी छोटा होता है। हम उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, हम कल्पना जितनी कर पाएंगे ना उससे भी छोटा होता है ये, है ना। तो बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या को किससे मापा जाता है, तो इसको किससे मापेंगे, नैनोमीटर में। बहुत छोटी इकाई होती है मेजरमेंट की, है ना। तो 1 नैनोमीटर में कितना, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ अच्छा, नैनो से 9 याद कर लेना, है ना। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻⁹ सोचो इतना, मतलब इतना कम है इसका ये। और 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखा आपने। चलो बात करते हैं इसकी कुछ उदाहरणों की। कुछ पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसकी त्रिज्या कितनी होती है मीटर में, तो उसकी होती है 10⁻⁻10, है ना, इतना कम होता है ये। फिर अपन जल के अणु की तो 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन अणु की 10⁻8 है, रेत के कणों की 10⁻4 है। चींटी की कितनी होती है, चींटी के परमाणु का मीटर में साइज़ है ना, त्रिज्या साइज़ वो होता है अपना 10⁻2, और तरबूज की जो है वो 10⁻1 होती है। ठीक है, तो ये कुछ त्रिज्याएँ थी, है ना, कुछ परमाणुओं की। चलो अपन आगे चलते हैं। अब है ये IUPAC, है ना। क्या है IUPAC, तो IUPAC एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नाम है। ठीक है, जो क्या करता है, जो रासायनिक विज्ञान नामकरण प्रतीकों और इकाइयों के लिए मानक स्टैंडर्ड रूल्स बनाती है। ठीक है ना, जो भी तत्व खोजे गए हैं तो उनको किससे रिप्रेजेंट करना है ना, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, सब कौन, इनका प्रतीक क्या होना चाहिए, इनका नामकरण क्या होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये IUPAC संस्था डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसका नाम पूरा पता चल गया आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की इसकी, कि क्या बोलता है पहला पॉइंट, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, है ना। जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, 2 अक्षर आ रहे हैं इसके अंदर। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखते हैं, जो पहला अक्षर होता है उसको हमेशा बड़े अक्षर में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। मतलब पहला जो लिखोगे आप वो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, और जो दूसरा अक्षर लिखोगे आप उसको आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। मतलब कि अगर मान लो कैल्शियम की हम बात करेंगे तो पहला कैल्शियम का जो कैल्शियम का प्रतीक जो होता है वो Ca होता है ना, ये है अपना कैल्शियम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, पहला तो कैपिटल लेटर हो गया और दूसरा स्मॉल लेटर हो गया। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ऐसे करके तो ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन देख लेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का तो एक ही है, तो इसलिए फर्स्ट वाले को अपने पहले वो किससे लिखा अपन ने, फर्स्ट कैपिटल लेटर से ही लिखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हो गया अपना। एल्यूमिनियम को ऐसे लिखेंगे, है ना कि ऐसे लिखेंगे। कॉपर को ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम थे, कॉपर नहीं सॉरी कोबाल्ट, है ना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे क्लोरीन तो Cl से बनता है, जिंक Zn से बनता है।
ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लोहा है ना, लोहे का जो सिंबल होता है क्या होता है, वो Fe होता है। क्या होता है, Fe, है ना। तो लोहा तो फिर L से होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से लिए गए, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों से लिए गए हैं। तो लोहे को आयरन बोलते हैं और आयरन का जो प्रतीक होता है वो Fe होता है। ठीक है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। अभी Fe कहाँ से आया था, फेरम से आया है। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है ना, तथा पोटेशियम का प्रतीक K होता है और नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। किससे, जो सोडियम है, सोडियम किससे बना लिया गया, नाइट्रियम से, है ना। जो ग्रीक भाषा है उसको नाइट्रियम से लिया गया है और जो पोटेशियम उसको कैलियम से लिया गया है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम अपन जो लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो अपन कुछ अलग लेते हैं। वो अलग क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषाओं में से लिया गया है इनका नाम। ठीक है, तो ये था अपने IUPAC के केस के, इनके जो है क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं इनके, है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। आप कुछ तत्वों के प्रतीक देख लीजिए आप, है ना। इसको आपकी बुक में भी है तो उसमें से भी आप देख लेना। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो इसका प्रतीक क्या होगा, इसका सिंबल होगा Al होगा। ऑर्गन का Ar होगा, बेरियम का B है, बोरॉन का B है, ब्रोमीन का Br है ना। तो ये बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन ये काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप क्या करना, बेरियम से Ba कर लेना, बेरियम Ba, है ना। बोरॉन का ओनली B है और ब्रोमीन में Br हो जाएगा। कैल्शियम का Ca, कार्बन का C ही होता है ओनली, क्लोरीन का C है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है ना। आपकी बुक में है ये सारे, आप देख लेना इसको, ठीक है। इस तरह प्रतीक है और आपको एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए। ये जो आपके आवर्त सारणी है वो 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए, तो उसको भी याद करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन आगे, बात करते हैं अपन किसकी, परमाणु द्रव्यमान की हम बात करते हैं। ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जिसे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग के सापेक्ष मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है ना। अब ये जो समस्थानिक है ये अपन आगे देखेंगे चैप्टर में, अभी अपने है आगे, ठीक है। पहले आप इसे समझ लो ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको अब मैं आपको इजी में समझा देती हूँ कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है ना। इसको आप अभी मत करो पूरा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं है ना। मैं पूरा एग्जांपल देकर समझाऊंगी तो आएगा समझ में। अभी आप इतना सा याद रखो कि परमाणु द्रव्यमान कैसे बोलते हैं, किसी भी एक तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु किसी भी एक तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन इसकी, किसकी, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को। देखो जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं सब्जी वगैरह लेते हैं, है ना, जैसे हमने 1 किलो तरबूज ले लिए, है ना, 1 किलो सेब ले लिए, कुछ भी ले लिया, तो उसमें कौन से मेजरमेंट यूज़ हो रहा है, किलोग्राम का यूज़ करते हैं, है ना। जो ठेले वाले होते हैं वो किसका यूज़ करते, किस बाट का यूज़ करते हैं, किलोग्राम का, कि भाई इतने किलोग्राम का है। आपने बाट देखे होंगे, इतने किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का। ऐसे ही जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है उसको किससे मापा जाता है, AMU, है ना। इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो परमाणु को किसी भी तत्व का अगर द्रव्यमान नापना है तो उसको तो उसकी यूनिट क्या होगी, AMU होगी, जिसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 1 AMU इक्वल किसके हो गया, 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान यानी कि C12, ठीक है। अब देखो उसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो ये क्या है, एक ये तरबूज है ना। तरबूज के 12 हिस्से कर दिए, भाई कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान निकालना है अपने को, तो तरबूज इसके 12 हिस्से कर दिए, है ना। और अब क्या, अब बाट की जगह किसका यूज़ कर लिया, इसका तरबूज के एक हिस्से का यूज़ कर लिया। एक हिस्से का मतलब क्या होता है, 1/12 हिस्से का यूज़ किया है, किसी क्या करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए, मापने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या, ये कोई परमाणु है ना। अभी परमाणु कितना द्रव्यमान है इसका, तो हम कार्बन 12 का इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया, कार्बन 12 का हमने यूज़ कर लिया, किसको, परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए। आया समझ में। तो बस यही था, इसमें जो डेफिनेशन थी वो इसी को देकर यहाँ पर दी गई है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जिसे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग के सापेक्ष मापा जाता है, यानी उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आगे समझ में। हम 1/12 हिस्से लेंगे किसका, नापने के लिए, ये नापने की इकाई हो जाएगी AMU, ठीक है। तो हमें क्या नापना था, या हमने क्या नाप लिए, सेब ले लिया, आपने कुछ मापा, तो किससे मापा, अपने किलोग्राम के लिए किसका यूज़ कर लिया, कार्बन 12 के समस्थानिक का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो थी वो इसी पर बेस्ड थी, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। हमें कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, कुछ आपको तत्व दिए गए हैं और
परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में पाए जाते हैं, 2 अपन पॉइंट से ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहले आप देख लो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखो हाइड्रोजन कैसे नापेंगे, अपन हाइड्रोजन को लेंगे 1 तो, ठीक है, और कार्बन 12 के समस्थानिक को अपन लेंगे, ऐसे नापते हैं उसको। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 16 होता है ना, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे मेजरमेंट करके इनकी यूनिट निकाली गई है। अब बात करते हैं किसकी, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में पाए जाते हैं, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र थोड़ा ना पाए जाते। कभी आपने देखा है परमाणुओं को, ये परमाणु यहाँ पड़ा है, ये परमाणु यहाँ पड़ा है, देखा है, नहीं, ये कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं है, ये है ना। परमाणु अणु एवं आयन बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, अणु या आयन बना के रहते हैं। हमने बात करी थी कि अणु किसे कहते हैं, तो परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि परमाणु जो होते हैं वो किस में होंगे, अपने अणु में रहेंगे, या फिर आयन बनाकर। आयन में अपने 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। या तो ये आयनों में विभक्त रहेंगे या फिर ये अणुओं में रहेंगे, ठीक है। तो ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो जो परमाणु है उसको वो कभी स्वतंत्र नहीं रहता है, वो अणु या आयन के रूप में रहता है, ठीक है। आया समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे किसकी, अणु की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि अणु किससे बोलते हैं, जब 2 से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से आपस में जुड़ते हैं तो वे एक अणु का निर्माण करते हैं, है ना। 2 से अणु, ये दो परमाणु है, इन्होंं मिलकर क्या बना दिया, एक अणु का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये H2 जल है ना, H2O है। ये परमाणु एक तो परमाणु किसका हो गया, हाइड्रोजन का, एक परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। इन दोनों परमाणुओं ने कौन से अणु का निर्माण करा है, जल का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन है, और ये इसकी बॉन्ड से हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, अणुओं की बात थी, है ना। चलो अब हम बात करते हैं अणु में। यहाँ तो अणु 2 प्रकार के हो गए, एक तो तत्व अणु हो गए और एक यौगिक अणु हो गए। तो तत्व अणु कौन से, जो एक ही तत्व के परमाणु से बने, जैसे कि हाइड्रोजन जो सिर्फ सिंगल है ना, सिंगल तत्व है ओनली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सिंगल तत्व हो गए अपने, जो तत्वों के अणुओं से बनते हैं। और यौगिक किसको बोलते हैं, यौगिक तो खुद ही अणुओं से मिलकर तत्वों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O अलग अलग तत्व हो गया ना, H हाइड्रोजन अलग हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, NH3 अमोनिया, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन किसकी, अब नेक्स्ट की, परमाणुकता, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, परमाणुकता या फिर एटॉमिसिटी, है ना, इनकी हम बात करते हैं। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परमाणुकता कहते हैं। किसी भी अणु है, मान लो ये A है, एक अणु है ना, प्लस ये B अणु परमाणु हो गया, दोनों परमाणु ने क्या निर्माण किया, इनका अणु का A भी अणु बना दिया, है ना। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, तो इसमें कितनी थी इसकी, है ना, और इसमें कितनी थी, अणुओं में परमाणु की संख्या को क्या बोला जाता है, परमाणुकता कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ये कुछ यौगिक हैं आपके, हाइड्रोजन तो H2, तो यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो इसी को बोलते हैं परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 इसकी क्या है, परमाणुकता है। तो जिसमें 2 होता है उसको हम द्विपरमाणुक या फिर डायटोमिक कहते हैं, है ना। जिसमें 3 परमाणु होते हैं उसको क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणुक या ट्राइटोमिक कहेंगे, है ना। जिसमें 4 हैं, जैसे P4 फॉस्फोरस है, O3 ओजोन हो गया, P4 फॉस्फोरस हो गया, इसमें 4 है परमाणु की संख्या, है ना। सल्फर में 8 हो गई और हीलियम में 1 हो गया, है ना। तो जिसमें 2 होते हैं वो द्विपरमाणु, जिसमें 1 होता है वो एक परमाणु, जिसमें 3 होता है त्रिपरमाणु सॉरी, है ना। और जिसमें 4 होते हैं वो चतुष्परमाणु, जिसमें 8 होते हैं वो अष्टपरमाणु, है ना। तो ये परमाणु की संख्या हो गई, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन आगे। अब हम बात करेंगे आयंस की, है ना। तो आयन हम देखा था, आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, यानी कि धनायन और ऋणायन। तो आयन क्या होते हैं, आयन आवेशित परमाणु समूह या परमाणुओं का समूह होता है। जो आवेशित परमाणु होते हैं ना, ये परमाणु का समूह जो होता है उसे बोलते हैं अपन क्या, आयंस बोलते हैं। तो आयन 2 प्रकार के हो गए अपने, एक तो धनायन और एक ऋणायन। तो धनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खोने वाला होता है, यानी कि रिच होता है। जो प्लस वाला होता है ना वो रिच होता है, वो क्या कर सकता है, अपना परमाणु या अपना अणु इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, दूसरे वाले तत्व को दे सकता है। अभी कैसे देगा अपन इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे देते हैं, है ना।
मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा इसका आइडिया दे देती हूँ कि जो अपन जो परमाणु कक्षों में भरते हैं तो पहले में तो कितने भरे जाते हैं, 2 ही भरे जाते हैं। बाकी जो कक्ष होते हैं ना उसमें 8 भरने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर जिसमें ज़्यादा होता है तो वो दूसरे को दे देता है, जिसमें कम होता है वो दूसरे से ले लेता है। जिसकी सोडियम है तो सोडियम के पास एक ज़्यादा होता है तो वो किसको, कैल्शियम को दे देता है, वो 2 ज़्यादा होते तो, है ना, ठीक है। ये क्लोरीन को दे देता है, सॉरी क्लोरीन को देता है, कैल्शियम को नहीं, है ना। और फिर ये कैल्शियम है, यहाँ पर ही कैल्शियम, ठीक है। इसके पास भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि 8 से ज़्यादा भरे जाते हैं। जैसे 8 से ज़्यादा भरे जाएंगे तो दूसरे को देकर वो अपना बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खोने वाला कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन खोने वाला ये नहीं गरीब है, वो अमीर होता है, रिच होता है। और इलेक्ट्रॉन पाने वाला बेचारा गरीब होता है जो दूसरों से मांगता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये था अपने आयंस के बारे में, है ना। सोड Na+ पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसने किसी और को दे दिया, इसलिए इसके पास करेगा प्लस लग गया। OH- क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने दूसरे से लिया था, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन आगे। अब ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आप ध्यान से समझना कि जब भी हम कोई रासायनिक सूत्र लिखते हैं, कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। ये थोड़ा कि अपन कुछ भी ऐसे ऐसे लिख दो, ये 2MgO है, फिर 2Mg + O2 बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो ये इसके पूरे काफ़ी सारे नियम होते हैं, तो उसको समझना हमें ज़रूरी होता है, इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो किसी रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रकार और संख्या को दर्शाने वाला संक्षिप्त प्रतीक होता है। जैसे जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सूत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं, तत्वों के प्रतीक का प्रयोग करना पड़ता है। पहले तो जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो जो तत्वों के प्रतीक होते हैं, जैसे H2O तो हाइड्रोजन किसका, H का जो H है वो किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का। O किसका प्रतीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, है ना, आदि। धनायन पहले आता है, पहले किसको लिखते हैं, धनायन को लिखते हैं, जैसे कि NaCl, है ना। ये जो NaCl नमक का है, ये अपना Na और Cl, तो ये धनायन होता है ये वाला, और ये ऋणायन होता है। तो पहले किसको लिखेंगे अपन, धनायन को लिखेंगे, बाद में ऋणायन को लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। क्रॉस गुणन विधि अभी देखेंगे, अब समझाती हूँ आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले समझ लो आप, आगे समझ में ये। फिर वैलेंसी संतुलित होनी चाहिए, कुल धनावेश इक्वल कुल ऋणावेश होने चाहिए। अब दो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देके दे दिया कि 2MgO, Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल थे, मैग्नीशियम के भी 2 थे और ऑक्सीजन के भी 2 थे, तो इसको तोड़ना है ना। तो 2Mg + O2 अलग बन गया, है ना। तो क्या करेंगे, पहले तो धनायन को लिखेंगे, है ना, और इसके प्रतीक लिखते हैं, ठीक है। क्रॉस विधि का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये इसके कुछ नियम थे, आगे समझ में। अब क्रॉस विधि किसे बोलते हैं, तो देखो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो HCl है ना, ये वैसे आगे वाली स्लाइड में होगा, आगे चलते हैं अपन ना, आगे होगा, आगे समझाती हूँ मैं आपको। ये रहा देखो क्रॉस, ये जो दिख रहा है आपको ये है क्रॉस विधि है, ये है ना। ये कैसे, जैसे कि ये पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं, फिर इसको समझेंगे बाद में, ठीक है। चलो बात करते हैं किसकी, बहुपरमाणु आयन की। तो यह आयन एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जिस पर एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं ना, आयन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुपरमाणु आयन बोलते हैं। इनमें परमाणु के बीच सहसंयोजक या कोवैलेंट बंध होता है। कौन सा बंध होता है, इसमें सहसंयोजक बंध होता है। जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या बना दिए इससे नाइट्रेट बना दिए। नाइट्रोजन का 1 था और ऑक्सीजन के 3 इसमें अणु थे, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या बना दिया इसने, नाइट्रेट बना दिया, ठीक है। और नाइट्राइट, NO2 से नाइट्राइट बनेगा। सल्फेट के SO4 और 2-, तो ये क्या आ रहा है आपको, ये नंबर जो ऊपर जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये है ना, यानी कि ऑक्सीजन का नंबर है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। यौगिक सूत्र बनाना, जो सरल यौगिक सूत्र होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो अपन जो क्रॉस विधि देख रहे थे वो इसमें देखेंगे। तत्वों की संयोजकता को जाने पहले तो क्रॉस करके संयोजकताएं अदले बदले क्रॉस करके निकालना पड़ता है। सरलता अनुपात में लिखे, है ना। तो ये सूत्र इस तरह से बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 ही होती है भाई। हाइड्रोजन जो होता है कितनी होती है उसकी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन तो 1 ही पर आता है ना। जो कक्ष भरने का क्रम होता है, इस तरह से हम कक्ष को भरते हैं, हाइड्रोजन तो 1 पे आता है, यानी कि इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन, है ना, अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होते हैं ना तो उसको 8 से माइनस कर देते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में समझाऊंगी डिटेल में, है ना। अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ये क्रॉस विधि से निकल गया। तो हाइड्रोजन का भी 1 था, तो उसको यहाँ रखेंगे अपन,
है ना, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का भी एक ही बच रहा था बाह्यतम कोश में, बच तो 7 रहे थे, लेकिन हम उसको 8 से माइनस कर दें। क्यों करते? क्योंकि अगर बाह्यतम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम 8 से माइनस कर देते हैं। जिसकी मान लो क्लोरीन की जो बाह्यतम कोश था ना, ये वाला क्लोरीन का बाह्यतम कोश, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो या तो 8 होने चाहिए या फिर 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें से 8, इसमें 4 से ज़्यादा है ये, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1। तो ये इसकी एक क्या है, इसकी संयोजकता कहलाती है किसकी? क्लोरीन की, है ना। तो जो 1 बच रहा है उसको अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये था अपना क्रॉस विधि। जो हाइड्रोजन है उसको तो यहाँ लिखेंगे अपन, और जो क्लोरीन है उसके अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? मैं आपको इसको रफ करके दोबारा समझा देती हूँ। ये तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर क्लोरीन का जो था उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये क्लोरीन का है ये, और जो हाइड्रोजन का है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आता है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, ये बात हुई क्रॉस विधि की। चलो अपन आगे चलते हैं। अब निकालेंगे अपन क्या? आणविक द्रव्यमान एवं मॉल संकल्पना अपन निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान किसे बोलते हैं? सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या निकलता है, वो निकालेगा अपना आणविक द्रव्यमान निकलता है। ठीक है, चलो निकालना सीख लेते हैं। इससे काफ़ी सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनकर आए हैं, तो आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने निकाला पानी का आणविक द्रव्यमान, निकाला अपने पानी का। तो देखो पानी का कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 ही होता है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं इसके? 2 हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कहाँ से आया? इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, और 1 कहाँ से आया? क्योंकि 1 ही इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। प्लस फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने? 1 ही। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे ना, वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 ही है। और 16 क्या है इसका? परमाणु द्रव्यमान है इसका। ये 16 क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो अपन इसको क्या कर लेंगे? फिर प्लस कर लेंगे। 2 एकम 2 है, यहाँ पर हो गया 16 एकम 16, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18 AMU। तो पानी का जो द्रव्यमान निकला वो कितना निकल गया? 18 AMU। आगे समझ में? इसी प्रकार अपन कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, तो जो कार्बन है उसका सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल है ना, तो 1 ले लिया। और 12 क्या है? कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है, तो ये हमने 12 ले लिए यहाँ पर। फिर O2, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कितना है? 16 है। ठीक है, इनको फिर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिए। 12 एकम 12 और 16 एकम 16, 16 में 32 यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इनको प्लस करके फिर हमने क्या निकाल लिया? इसका द्रव्यमान निकाल लिया CO2 का। तो ये था अपना आणविक द्रव्यमान के बारे में कि सही परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या होता है, इसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अब बात करते हैं मॉल संकल्पना की। तो 1 मोल इक्वल जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है? 6.022 × 10⁻23। ठीक है, कण के बराबर होता है, जिसे हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। और क्वेश्चंस आ जाता है कि आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? तो 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 या 23 कण होते हैं, उसको बोलते हैं 1 मोल के इक्वल होता है, जिसे हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये चैप्टर था, ठीक है, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। और इसमें से एक भी आपके टॉपिक नहीं छूटा है। मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं और डिटेल में समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और इसी के साथ हम चैप्टर को दी एंड करते हैं। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल क्योट के साथ में आपको इसका अपन दी एंड करते हैं। द मोर यू रिफ्लेक्ट द मोर यू लर्न। आप जितना रिफ्लेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आपसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना काफ़ी ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।